गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर है। आज हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, वो कौन से होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन्हें पढ़ना। डेमोस्ट्रेटिव की जो डेफिनेशन दी गई है पहले उसे समझते हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि इसका इस्तेमाल हम संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को संकेत करके बताना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल 4 ही प्रोनाउन है जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसमें कंफ्यूजन भी पाया जाता है। चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव में आते कौन है, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जितने भी हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। चलिए सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में कौन आता है? सिंगुलर में आता है दिस, दैट। ये डेमोस्ट्रेटिव क्या कहलाते हैं? सिंगुलर कहलाते हैं। और अगर बात की जाए इसके प्लूरल फॉर्म की तो इसमें आते हैं दीज और दोज। तो ये डेमोस्ट्रेटिव के क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अब चलिए इनके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे दिस का इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे करूं, दैट का इस्तेमाल करना है तो कैसे करूं, चलिए समझते हैं। अगर दिस का मतलब समझा जाए तो दिस का मतलब होता है यह। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं यह। अगर मान लीजिए मुझे दिस का इस्तेमाल करना है तो इसने कहा, इसका जो लॉजिक है वो क्या है? इसका लॉजिक है कि भाई यदि व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक हो और वो नजदीक हो या पास हो तो उसको बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बार और समझते हैं। यदि व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक हो और वो नजदीक हो या पास हो तो उसे बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मार्कर है और ये नजदीक है, इसे मैं टच कर सकता हूं। टचेबल जो चीजें हैं, जो चीजें आती हैं उसको बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड मेरे टचेबल में आता है, मैं इसे छू सकता हूं। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मार्कर है तो मैं इसे क्या कहूंगा? दिस इज अ मार्कर, क्योंकि ये मेरे टच में है, मैं इसे छू सकता हूं। और साथ ही साथ ये क्या है, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 1 है। इसी तरह हम कह सकते हैं दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। तो ये क्या था? ये सिंगुलर है, इसे मैं टच कर सकता हूं। तो इसे बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जैसे एग्जाम्पल भी लिखा गया है, दिस इज अ मार्कर। चलिए अब बात करते हैं दैट के बारे में। अगर मुझे दैट का इस्तेमाल करना है तो यहां पर इसका जो लॉजिक है वो क्या है? दूर है। और यहां पर दैट का जो मतलब है वह होता है वह। जैसे दिस का मतलब हमने क्या समझा? दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। तो मान लीजिए अगर मुझे दैट का इस्तेमाल करना है तो हमेशा अपने दिमाग में यह रखना है कि व्यक्ति और वस्तु की संख्या अगर एक हो और वो दूर हो तो उसे बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि दैट इज अ बुक। मान लीजिए बुक मेरे से दूर है और वो सिंगुलर है, तो मैं उसको किससे बताऊंगा? मैं उसे दैट के माध्यम से बताऊंगा। तो मैंने लिखा दैट इज अ बुक। यहां पर मैंने दैट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यह जो बुक है वो मेरे से दूर है और उसकी संख्या 1 है।
तो ये थे दिस और दैट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म्स की। जैसे अगर देखा जाए दिस क्या था, सिंगुलर था, तो दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। इसी तरह दैट का जो दैट है वो सिंगुलर है, लेकिन अगर दैट के प्लूरल फॉर्म की बात की जाए तो वो क्या होता है, दोज होता है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो इनका लॉजिक हम कैसे समझेंगे, जैसे दीज का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, पास के लिए करते हैं, है ना, और दोज का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, दूर के लिए। लेकिन जो दिस और दैट से इन्हें डिफरेंस करता है वो क्या है कि इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, एक से अधिक। इनका इस्तेमाल हम कहां करेंगे, यदि व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक से अधिक हो तब हम दीज या दोज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिस और दैट का इस्तेमाल हम जब व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक हो तो उसे बताने के लिए करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, यदि व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक से ज्यादा हो और वो आपके नजदीक हो तो उसे बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दीज का। जैसे फिंगर्स, अगर मैं कहूं कि भाई कितनी उंगलियां हैं तो मैं कहूंगा दीज आर फिंगर्स, है ना, ये क्या है, फिंगर है, तो इन्हें कैसे बताया जाएगा, दीज आर फिंगर्स। तो दीज का जो इस्तेमाल होता है वो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल है, अगर मार्केट की संख्या ज्यादा कर दी जाए तो मैं क्या कहूंगा, दीज आर मार्केट्स। चलिए अब बात करते हैं दोज के बारे में। अगर मुझे दोज का इस्तेमाल करना है तो लॉजिक यही है कि व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक से ज्यादा हो और वो आपसे दूर हो। जब ऐसी वस्तुओं के बारे में चर्चा की जाएगी तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दोज का इस्तेमाल करते हैं। और दोज का मतलब क्या होता है, वे, और दीज का मतलब क्या था, दीज का मतलब था ये। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे दोज का इस्तेमाल करना है तो व्यक्ति और वस्तु की संख्या कितनी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए और दूर होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर समझें, दोज आर बुक्स, इसका मतलब यह था कि भाई बुक की संख्या ज्यादा है और वो हमसे दूर है, तो इसे बताने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, दोज का इस्तेमाल किया। ये जो हमने अभी पढ़ा ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, और दिस और दैट, दीज और दोस ये किस में रखे गए हैं, प्रोनाउन में रखे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं दिस, दैट, दीज और दोस के एक अलग फीचर्स की। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। चलिए अब इन्हीं के एक और नए रूप के बारे में समझते हैं। देखिए अगर नोट को समझा जाए तो यहां पर बोला गया दिस, दैट, दीज, दोस, ये एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो दिस, दैट, दीज एंड दोस ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम है, जैसे इसकी डेफिनेशन को ही समझ लिया जाए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यह एक शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन की विशेषता को बताने के लिए करते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच कम्स टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब अगर मुझे दिस, दैट, दीज एंड दोस को अगर मुझे एडजेक्टिव मानना है तो इसे क्या होना पड़ेगा, नाउन की विशेषता बतानी पड़ेगी। चलिए आगे इस डेफिनेशन को समझते हैं। लेकिन जब हम इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसके साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये एडजेक्टिव बनेंगे तो इनको हमेशा किसके साथ काम करना पड़ेगा, नाउन के साथ काम करना पड़ेगा। तो इनका एक फॉर्मूला भी बनता है। चलिए उस फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि दिस, दैट प्लस नाउन, है ना। देखिए ये प्रोनाउन से टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, वहां पर वो नाउन के साथ काम नहीं कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो दिस प्लस नाउन, दैट प्लस नाउन, लेकिन देखिए जब हम दिस और दैट का इस्तेमाल करें तो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और एक चीज और हमेशा में याद रखना है कि भाई जब आप इन्हें सिंगुलर बोल रहे हैं तो नाउन सिंगुलर होगा, और जो भी चीजें इसके साथ या जो भी आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा सिंगुलर के हिसाब से ही चलना चाहिए।
जैसे यहां पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो यहां पर मेंशन हो रहा है, दिस बुक इज माइन। यहां पर अगर देखा जाए दिस प्रोनाउन था या एडजेक्टिव, तो इसे आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर ये प्रोनाउन होगा तो ये नाउन के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव है तो इसे हमेशा नाउन के साथ काम करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए दिस के बाद क्या जुड़ा है? बुक जुड़ा है, मतलब यहां पर दिस किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? ये एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि भाई दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, तो जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा दिस और दैट के हिसाब से हर चीज चलेंगी। जैसे दिस सिंगुलर, तो बुक कैसा है? सिंगुलर है। इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो कैसी है? सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का फॉर्मूला सिंगुलर के हिसाब से चला। तो ये था दिस और दैट के बारे में। अब बात करते हैं, अगर दीज एंड दोज क्या है? एडजेक्टिव हैं, तो इनको किसके साथ काम करना पड़ेगा? नाउन के साथ काम करना पड़ेगा। दिस और दैट, सॉरी, दीज एंड दोज जो है वो क्या है? प्लस नाउन। तो यहां पर नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन यहां पर होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। दिस, दीज और दोज के साथ जो नाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब ये वाक्य में इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का जो फॉर्मूला चलेगा वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर यहां पर समझें, Those books are available in the market। अब अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पर दोज क्या था? प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, तो पता कैसे करने हैं? अगर ये प्रोनाउन होगा तो ये नाउन के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसे किसके साथ काम करना पड़ेगा? नाउन के साथ। तो फॉर्मूला क्या बना? यहां पर दोज बैठा है प्लस फिर क्या है? नाउन जुड़ा है। दोज क्योंकि यहां पर प्लूरल है तो बुक कैसा है? प्लूरल इस्तेमाल किया गया है, बुक्स हुआ है। और यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल की जा रही है वो कैसी है? प्लूरल है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप दीज या दोज का इस्तेमाल करें तो नाउन प्लूरल होना चाहिए और उसका जो वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट है वो हमेशा प्लूरल के हिसाब से चलना चाहिए। चलिए एक दीज का एग्जांपल भी समझते हैं। These students were making noise। अब अगर देखा जाए, जैसे यहां पर एक फॉर्मूला बैठा है these प्लस नाउन, मतलब ये क्या था? एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर these क्योंकि प्लूरल है तो स्टूडेंट की संख्या कैसी है? प्लूरल है। और यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो कैसे इस्तेमाल किया गया है? वो प्लूरल इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट और दीज एंड दोस कैसे चलते हैं, और जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं तो ये कैसे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोनाउन। और देखिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर इट जो है, इस पे आप वीडियो बनाइए, इस पे मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि इट कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब जो हम बात करेंगे वो प्रोनाउन, और प्रोनाउन में कौन? इट के बारे में चर्चा करते हैं, इसका कहाँ इस्तेमाल करें, है ना। चलिए, जैसे मैंने अगर आपने मेरा प्रोनाउन का पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने वहां पर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। जब आप ये देख लेंगे तो शायद ये जो प्रोनाउन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्रोनाउन की लिंक दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रोनाउन इट के बारे में। जैसे यहां पर लिखा गया, इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन, है ना। अगर देखा जाए जो इट है ये किस में रखा गया है? इसे रखा गया है थर्ड पर्सन में। और ये कौन, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन में रखा गया और इसे सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन कहते हैं। अब ये न्यूटर क्या होता है, ये न्यूट्रल क्या होता है? न्यूटर का मतलब है कि भाई हम ऐसी चीजों के बारे में जब बात करें जो निर्जीव हैं, जो सांस नहीं ले सकती हैं,
ऐसी वस्तुओं को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या वस्तु को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का। तो न्यूटर बेसिकली कहां इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोला गया इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन, है ना। जैसे न्यूटर, जैसे आपको मैंने समझा दिया है, एंड यूज्ड फॉर थिंग्स एंड ऑफन एनिमल्स। जैसे यहां पर बोला गया कि भाई ये न्यूटर प्रोनाउन तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते कहां पर है, इसका इस्तेमाल हम करते किसके लिए, हम इसका इस्तेमाल करते हैं थिंग्स के लिए। एंड अक्सर इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि भाई हम इट का इस्तेमाल कहां किसके लिए करते हैं, इसे हम करते हैं वस्तु और जानवरों के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसी में एग्जाम्पल की। जैसे लुक टू दिस, लुक एट दिस बुक, है ना, लुक एट दिस बुक, इट इज हेल्पफुल फॉर मी। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इट का इस्तेमाल करना है तो ये किसके लिए होता है, वस्तु के लिए या जानवर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर किसकी चर्चा की गई है, बुक की। और बुक के को अगर हम दोबारा मेंशंस करें तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इट का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, है ना। आप चाहो तो भाई इट के अलावा किसका इस्तेमाल कर सकते हो, दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया, इट इज हेल्पफुल फॉर मी। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हाउस क्या है, हाउस एक वस्तु है ना। और इस वस्तु को अगर मुझे दोबारा अगर मेंशंस करना है वाक्य में, तो मैंने इसके लिए किसका इस्तेमाल किया है, इट का इस्तेमाल किया है। इट इज सो ब्यूटीफुल हाउस। जैसे मैंने कहा कि भाई इस हाउस को मैंने एक और तरीके से, मतलब एक और प्रोनाउन को लेकर सेंटेंस बनाया है, और वो प्रोनाउन कौन है, इट है। तो इट इज सो ब्यूटीफुल हाउस। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर मुझे इट का इस्तेमाल करना है तो ये थर्ड पर्सन है, और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, वस्तु के लिए या जानवर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इट के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की, और कहां कहां ये इस्तेमाल होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया इट इज यूज्ड इन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। जैसे इसका इस्तेमाल हम टाइम बताने के लिए कर सकते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं, डिस्टेंस को बताने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, मौसम या वेदर को बताने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं, टेम्परेचर को बताने के लिए कर सकते हैं। तो जो इट है एक मल्टीटास्किंग प्रोनाउन है, जो ऐसे एक्सप्रेशंस को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशन है, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, वेदर के लिए और टेम्परेचर के लिए। चलिए एग्जांपल समझते हैं। इट इज हॉट टुडे। अब देखिए मैंने यहां पर क्या बता रहा है, अगर देखा जाए तो ये किसकी बात कर रहा है, वेदर की बात कर रहा है ना। वेदर कैसा है, बहुत ही गर्म है। इट इज हॉट टुडे, तो मैंने इसके बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, इट का इस्तेमाल किया है। अगर एग्जाम्पल समझे, इट इज रेनिंग, तो यहां पर भी अगर देखा जाए किसकी बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है। और यहां पर किसकी बात हो रही थी, यहां पर टेम्परेचर की बात हो रही थी, है ना। तो इट इज रेनिंग, आप देखिए इस वाक्य में हमने क्या इस्तेमाल किया, इट का इस्तेमाल किया है। अगर और एग्जाम्पल समझें, इट इज 2 अप्रैल, अगर देखा जाए तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, समय को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इट इज 10 o'clock, अगर देखा जाए यहां पर हमने इट का इस्तेमाल किया है, ये क्या बता रहा है, अगेन हमें समय ही बता रहा है। इट इज 300 किलोमीटर, यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको टाइम के बारे में बताना है तो इट इस्तेमाल कर लीजिए, आपको डिस्टेंस बताना है तो इट का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको वेदर बताना है तो इट का इस्तेमाल कर लीजिए, या टेम्परेचर बताना है तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा इट का दूसरा फीचर्स जो हमने यहां पर देख। करते हैं इट की तीसरी विशेषता के बारे में। यहां पर इट की जो तीसरी विशेषता के बारे में जो बात हो रही है वो बोल रहा है, इफ वी एड्रेस देम सिंपली
by not taking the gender of young children into an account then we use it। अब अगर इस विशेषता के बारे में बात की जाए, देखिए अगर हम किसी लड़के की या किसी के बारे में अगर हम बिना जेंडर को दिमाग में रखे अगर बात करें, है ना, अगर मैं किसी लड़के या मान ली किसी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में उसके बारे में जेंडर को लेकर कोई ख्याल नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको किससे प्रोनाउंस करूंगा, उसको किससे संबोधित करूंगा, मैं उसे इट से संबोधित करूंगा। ऐसा कहा भी जाता है, देखिए जब एक बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है तब तक वो किसी जेंडर का हिस्सा नहीं होता, तो बोला जाता है अगर आप उसके बारे में अगर जब आप बताएंगे तो उसको बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का। तो ये भी एक तरह का एक एडवांस फीचर है। मान लीजिए अगर किसी के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं उस बिना जेंडर सोचे, तो आप क्या कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल को समझा जाए तो इस एग्जाम्पल में बोला गया व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैंने उस बच्चे को देखा, इट वॉज क्राइंग, वह रो रहा था। अब देखिए जब मैंने इस एग्जाम्पल को लिया तो इस एग्जाम्पल में मैंने उस बच्चे के जेंडर के बारे में नहीं सोचा कि भाई वो मेल है फीमेल है क्या है, लेकिन मैंने उसे किसके द्वारा बता दिया, इट को लेकर उसके बारे में बता दिया। तो ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, अगर आप किसी को जेंडर को लेकर कोई सेंटेंस नहीं बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसे आप इट के द्वारा बता सकते हैं। या जेंडर में जब कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें, आप इट का प्रयोग करके उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये रही इट की विशेषता, हमने विशेषताओं के बारे में बात की। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।